हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं हम 10th क्लास का सन 2022 का पेपर सेट नंबर 5। ठीक है, 824 BN। तो बाकी सेट में साइंस के सभी सॉल्व कर चुका हूँ। चार के चारों सेट सन 2022 के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के, और सभी सालों के सेट हो चुके हैं सॉल्व। इसको देखते हैं बेटा, खंड का देखेंगे आज इसका। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना, ये तुम्हारे काम की चीज़ें पढ़ने की। बाकी मैं फटाफट इसके सोल्यूशन पे चलता हूँ। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन मैंने कॉपी पर लिख रखा है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, सभी आंसर मिलेंगे आपके लिखे हुए। ठीक है, कॉपी पर। फिलहाल एक आध क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट का क वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। तो बेटा वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। ये सभी सही है। ठीक है, इनमें से ये सभी ठीक है। अब बाकी बढ़ते हैं, जो हमने सोल्यूशन बेटा कॉपी पे कर रखा है, सोल्यूशन आपके लिए दिखाते हैं और ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। सीधी सोल्यूशन तो बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप जल्दी जल्दी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था। उसका सोल्यूशन पे चलते हैं कॉपी पे अपनी, जो मैंने कॉपी पे इसके आंसर लिख रखे हैं। क्वेश्चन भी लिख रखे हैं ये, और आंसर भी लिख रखे हैं। ठीक है, फिलहाल पेपर मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पेपर देखना चाहते हैं पहले। तो पेपर देख लो बेटा, उसके बाद अभी आपके लिए सोल्यूशन मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये रहा पेपर। चलो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो सोल्यूशन इसका। तो पहले का मैंने बताया था आपके लिए ये सभी, तो ये सभी पे देखो टिक लगा लो फटाफट। इस वाले पे ये वाला आपका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक पारदर्शी माध्यम। ठीक है बेटा, दूसरे मतलब खा है, पहले का खा है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण। ठीक है, तो बेटा इसके लिए कंडीशंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तब अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे अपवर्तन कोण का, ठीक है, तो यहाँ पे दो आपतन कोण का मान अधिक है, और इस केस में अपवर्तन कोण का मान अधिक है। तो क्यों अधिक है? जब प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण यहाँ पे आर बड़ा हो जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन ये रहा, और इस पर टिक कर लो बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला आपका आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आर बड़ा होता है, अर्थात अपवर्तन जो कोण होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया आंसर। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 बराबर भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में अगर संयोजित कर देते हैं तो प्रतिरोध आर डैश हो जाता है। तो आर डैश अपना आर का अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है बेटा, तो देखो एक प्रतिरोध है आर है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R इक्वल टू 4 इक्वल टू X। सभी को हमने X बराबर सभी मान लिया है बेटा, सभी X के बराबर हैं। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर प्रतिरोध 4X दिया हुआ है। ठीक है, इनको समांतर क्रम में लगाते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/X प्लस 1/X 4 बार लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/R डैश इक्वल टू। ठीक है बेटा, देखो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो मैं आपको लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा 1/R डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/, ठीक है, 4/, यहाँ पे आ गया आपका 4X, 4/4X। ठीक है ना। चलो ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं आएगा, अभी मैं सही से बताता हूँ अभी आप लोग के लिए बेटा। ठीक है, देखो 1/R डैश इक्वल टू, तो नीचे x है सभी में, तो x ले लेंगे कॉमन, तो ऊपर हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 4x। ठीक है, 4x इक्वल टू हमने क्या बताया था अभी? r बताया था, तो r डैश इक्वल टू 16/r। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा r/r डैश इक्वल टू 16/1, अर्थात 16 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा 16। तो फटाफट देख के बेटा लगा लो, 16 दिया हुआ होगा। ठीक है, दिया है 16, देखो 16 दिया हुआ है, इस पर टिक कर लो। ये ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, किस में किया जाता है? एमीटर से किया जाता है बेटा। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से बेटा, ठीक है, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर से वोल्ट का मापन करते हैं, एमीटर से हम धारा का मापन करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से बेटा हम दिशा का मापन करते हैं कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र की सतह से समझाइए। तो चित्र क्या है बेटा? देखो ये कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जब प्रकाश से किरण आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात
जिस कोण से आई थी उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये हो गया चित्र और ये हो गया बेटा काल्पनिक रेखा अविलंब। तो नियम क्या है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तित आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम होता है बेटा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। ख, एक मोटर बाइक का हैंडल पर, ठीक है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर, जो मोटरसाइकिल होती है ना इसके हैंडल देखा है आप लोगों ने, तो हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक दर्पण लगा हुआ है बेटा। ठीक है। तो साइड में मिरर लगा हुआ होता है ना अपनी गाड़ी के, तो वहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है दो वक्रता त्रिज्या वाला। ठीक है। तो मैंने उत्तल दर्पण देखो बना दिया है बेटा, जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें उत्तल दर्पण ही होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। तो इसमें जो आर की वैल्यू है बेटा, आर की वैल्यू दे रखी है, तो आर की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स होगी क्योंकि इधर को देख रहे हैं हम लोग, तो आर इक्वल टू -2 मीटर दे रखा है। उसके पीछे कोई दूसरा बाइक सवार 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो मतलब वस्तु है, वस्तु 4 मीटर दूरी पर, तो वस्तु हमेशा इस साइड में रखते हैं, तो वस्तु तक की दूरी कितनी है बेटा, -4 सेंटीमीटर आएगी, इस साइड में आप रहे हैं हम लोग। तो आर इक्वल टू हो गया यहाँ पे यू इक्वल टू हो गया -4 मीटर। तो बाइक पर सवार के दर्पण में, जो बाइक पर सवार है व्यक्ति, उसके दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब क्या बनेगा, मतलब प्रतिबिंब तक की बी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सीधी बात ये है यहाँ पर। ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, एफ दो बी इक्वल टू ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पे एफ सी एफ दिया नहीं है, तो एफ इक्वल टू r/2 लगा दो। तो यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आंसर आपके लिए आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई बात आपके लिए, तो इसको देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है हर साल लगभग, इस पर इंपॉर्टेंट डालो, ये याद कर लेना अच्छे से। एक उत्तल लेंस अपवर्तक लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। कहने का मतलब ये है, एक उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इस बात के लिए समझाना है। तो बेटा इसके लिए तभी बन सकता है जब वस्तु को हम प्रकाश के केंद्र और फोकस के मध्य में रखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ बेटा, ये चित्र बनाया कैसे है मैंने इसको थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि वरना आपको दिक्कत आएगी चित्र को समझने में। देखो ध्यान समझेंगे, मैं थोड़ा चित्र बना के दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये एक क्या है, ये एक लेंस है। ठीक है। देखो ये एक लेंस है बेटा। ठीक है। और हमें बनाना है आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो ये फोकस है बेटा, फोकस F1 मान लीजिए, इसका फोकस साइड का F2 मान लीजिए। ठीक है। अब कोई वस्तु रखी हुई है बेटा। ठीक है। वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है वस्तु। अब प्रकाशीय किरण यहाँ से चलना स्टार्ट होती है वस्तु से, तो प्रकाशीय किरण बेटा ये पहली आती है, ये, और ये ऐसे चली जाती है। ठीक है। दूसरी प्रकाशीय किरण ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये यहाँ से होकर गुजरती है। तो तुम्हें लगता है कहीं मिलेगी, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी दोनों। लेकिन अगर इसको हम पीछे हटाते हैं, स्टेप से पीछे हटाते हैं बेटा, स्टेप पीछे हटाते हैं, तो ये यहाँ पे आके मिल जाता है, तो ये कहलाता है प्रतिबिंब। ठीक है। तो इस वस्तु थी AB और प्रतिबिंब हो गया A', B'। समझ में आया। तो ये प्रतिबिंब इसमें बनेगा। क्लियर। तो ये चित्र तो मैंने बना रखा है, तो चित्र आप वहाँ से भी देख सकते हो, कॉपी में जो बना हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ चित्र देख लेना, लिखा हुआ है, जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है तो उत्तल लेंस आवर्तक लेंस की तरह व्यवहार करता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाने का व्यवहार करता है। ठीक है। तीसरा का है बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पिछले पेपर में ही आया हुआ था, पिछले सेट में मैंने आपको कराया था। 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है। इनका किस प्रकार से संयोजन किया जाए कि इनका जो परिणामी है वो 4.5 ओम और 1.0 ओम प्राप्त हो। तो हम क्या काम करते हैं बेटा, पहले का सोल्यूशन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ करके देखते हैं। ठीक है बेटा। तो मैंने देखो जोड़ कर देखा था, आंसर सही आया था, पता नहीं मैंने क्यों काट दिया था, कट गया था 2 के। चलो कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व किया था। 1/r' इक्वल टू 1/2 + 1/6 सॉल्व किया तो आया r' इक्वल टू 1.5। ठीक है। अब क्या है, इसको हमने r' माने, तो r' और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4.5 प्राप्त होता है। ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है। दूसरा देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, इसको हम लिख भी सकते हैं नीचे। अतः 2 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में और 3 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारे 4.5 ओम प्राप्त होता है। सेकंड देखेंगे बेटा, अब 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो 1/r इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू r इक्वल टू 1 ओम। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे। चलो देखते हैं, अथवा में दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी आपको तैयारी करें तो सभी करते हुए चलो, पेपर में तो खाली वही करना है एक ही, लेकिन यहाँ सभी करते हुए चलेंगे।
इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाओ भाई साहब, ये भी आएगा, इस बार आएगा 100% आएगा सन 2023 में, लगा लो इस पर इंपॉर्टेंट आएगा ये, ठीक है। और आए तो नहीं आए तो बताना बेटा, आएगा जरूर आएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, चालक के तार पे, चालक के मोटाई पे भी निर्भर करता है, और पदार्थ किस प्रकृति का बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है, और उसकी ताप कितना है इस पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, ठीक है। तो ये चीज़ देखी हुई है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, लंबाई पे निर्भर करता है। तो आर समानुपाती होता है एल के, किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। और उसके अनुप्रस्थ काट अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है बेटा, चालक का ताप अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, मतलब प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की तक ही दूरी देख सकता है, दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को अच्छे से पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, चित्र बनाकर भी समझाइए। तो मैं बताऊँ, उत्तल लेंस के बेटा फोकस की दूरी की आवश्यकता होती है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जब हमें दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता है, तो ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए, क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा रही दूर, तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो उत्तल लेंस की प्रकृति होगी इसमें। तो उत्तल लेंस के लिए बेटा देखो, बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू इक्वल टू -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, एफ इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। लगा दो फार्मूला यहाँ पे 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/f इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके चित्र देख लीजिए बेटा। देखो जब हमारी आँख सही सलामत होती है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो हमारी ये आई लेंस है, ये क्या है बेटा, आई लेंस बना रखा है, ये बना रखी है मैंने रेटिना, ये रेटिना है, ठीक है। ऐसे चित्र बना सकते हो, ऐसे नहीं गलत है, ये सही है बेटा। ये रेटिना है, रेटिना को मैंने पर्दा द्वारा दिखा दिया है, ठीक है। ये आई लेंस है, नेत्र लेंस है, और ये है हमारा निकट बिंदु। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से देखते हैं तो हमारी अगर आँख सही है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर दोष है आंखों में तो क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे रेटिना के पीछे बनता हुआ एहसास होता है, इसलिए हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके निवारण के लिए बेटा अगर हम यहाँ पे एक लेंस लगा दें तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनने लगता है, तो हम कह सकते हैं हमारी आँख सही हो चुकी है। तो ये हो गया इसका चित्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अथवा वाला इसका, प्रिज्म से, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इस चीज़ को समझ लो अच्छे से पहले, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो देखो कैसे होता है, समझो बात के लिए। जैसे कि ये है बेटा कोई प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रकाशीय किरण देखो ये आई, ठीक है। मान लीजिए प्रिज्म की हैं ए बी सतहें हैं और सी है ये, ठीक है। तो प्रकाश की किरण ये आई तो सीधे ऐसे तो निकलेगी नहीं, ऐसे तो निकलती नहीं है, निकलना चाहिए लेकिन निकलती नहीं है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे ये होते हैं नॉर्मल होते हैं, देखो ये नॉर्मल मतलब अभिलंब होते हैं। यहाँ पे इस ए बी सतह की परपेंडिकुलर एक रेखा खींच लेते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, जो प्रकाश की किरण जो आती है ना, वो सीधे ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक करके ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो मतलब प्रकाश की किरण अपनी दिशा से न जा करके थोड़ा सा विचलित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है। इस परिघटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्रिज्म में, ठीक है। उसका चित्र मैंने ये समझा रखा है, अच्छे से बता रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लिखा है जब आपतित, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, आपतित सही है, पा ये बा बन गया, पा होना चाहिए, ठीक है। जब आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के ए बी सतह पर, जब आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म के ए बी सतह पर आती है, ठीक है, यहाँ आती है, जब ए बी सतह पर आती है तब ये अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। प्रिज्म में प्रकाश की इस परिघटना को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण का चित्र और देख लो बेटा, इसका वर्ण विक्षेपण का चित्र पूछा है हम लोगों से। तो इसमें क्या है बेटा, हमने देखो हमने एक बनाया है यहाँ पे लेंस नहीं कहते यार, क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है।
हमने एक प्रिज्म बनाया है बेटा, प्रिज्म दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो प्रकाश की किरण ये जैसे ही आई है तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो गई है, देखो। और रंगों को कैसे याद करेंगे, ट्रिक है बैजनी हपी नाला, ये है ट्रिक, बैजनी हपी नाला। बै फॉर बैगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, हा फॉर हरा, पी फॉर पीला, ठीक है, पी फॉर छूट गया है ऊपर रखा, अच्छा, पी फॉर पीला, ना फॉर नारंगी, ला फॉर लाल, ठीक है। तो इस क्रम में लिख लो, बैजनी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जब प्रकाश कण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये प्रिज्म उसको 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इन 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके बारे में लिख रखा है बेटा, चित्र तो ये बना ही लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इसका मैंने नीचे लिख दिया है शॉर्टकट में, देखो। जब कोई श्वेत प्रकाश कण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तब ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 = R2 = R3 = 30 ओम है, और R4 = R5 = 20 ओम है, R6 = कितना है बेटा, 10 ओम है। ये परपथ दे रखा है, तो परपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी धारा उत्पन्न होगी। ऐसा ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो करते हैं सोल्यूशन बेटा इसका। तो यहाँ पे देखो R1 = R2 = R3 = 30 ओम है, समांतर क्रम में ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने ओम है, इसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया R', ठीक है। उसके बाद ये प्रतिरोध बेटा ये भी बराबर दे रखे हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमने R" निकाल लिया। फिर ये सब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, हमने कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे तो R = 30 ओम हमारे लिए प्राप्त हो चुका है सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब हमने R निकाल लिया, B हमारे दे रखा है, तो I = फाइंड आउट कर लूँगे, B = IR से, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये रहा। आप कहोगे बहुत तेज पढ़ा रहे हैं सर जी, यार मजबूरी है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर तुम लोग ऊब जाते हो सर जी, बहुत लंबा लंबा कराते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो मैंने तो ऐसी कॉपी से ले लिया है, ये इसका आंसर। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मतलब लास्ट क्वेश्चन अनशॉर्ट पेपर में देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, पहले क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है। लिखा है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब विद्युत मोटर का सिर्फ हमारे सिद्धांत लिखना है, ठीक है। और इसका चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि, 3 चीज़ें मात्र, सिद्धांत, चित्र और कार्यविधि, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। कार्य, सिद्धांत और चित्र। तो हम इतनी ही चीज़ आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो बेटा, ये रहा चित्र, ये रहा चित्र, ठीक, एक बात हो गई। अब ये रहा सिद्धांत, ठीक है, और कार्यविधि देखना है आपको, कुछ नहीं देखना है इसके बाद, ठीक है बेटा। चलो देखो कार्यविधि में, सिद्धांत में क्या है, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है, बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को उसके अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के हम बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कुंडली अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने लगेगी। कार्यविधि क्या है, वर्किंग क्या है बेटा इसकी, जब बैटरी से कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली के AB सिरे पर नीचे की तरफ चुंबकीय बल लगता है और इस प्रकार एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण ABCD कुंडली हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो इस प्रकार बेटा पेपर ये कंप्लीट हो चुका है, सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल एक्स्ट्रा देखना चाहो तो ये देख लो, स्प्लिट रिंग के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई आपके लिए, फिलहाल ये पूछा नहीं गया था। तो बेटा वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, प्यारा सा कीजिए, कर दीजिए कमेंट। तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।